हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। नीट मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल चैप्टर फर्स्ट के। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है आपका बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, इसमें हम जो है आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज खोल लीजिए। मैं क्वेश्चंस एनसीईआरटी के कराऊंगा बेटा, लेकिन जो भी मैं अब क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, सबसे पहले मैं उसका कंसेप्ट यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद में उसके न्यूमेरिकल्स आपको जो है उस टॉपिक पे आपको सीरियल वाइज कराऊंगा। ठीक है ना। तो इससे कि आपको जो टॉपिक्स है सबसे पहले तो इजी हो जाएगा समझने में। जब टॉपिक आप समझ जाओगे तो उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इजीली आप समझ जाओगे। ठीक है, तो आज जो मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा वो कराऊंगा आपको कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की। ठीक है, वो अभी आपको निकालना बताता हूँ किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ पे देखिए। तो बेटा कूलम्ब्स लॉ कहता क्या है? कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि दो चार्जेस होने चाहिए। कैसे चार्जेस होने चाहिए? दो चार्जेस। सर कौन से दो चार्जेस? बेटा दो पॉजिटिव चार्जेस हो सकते हैं, ठीक है, या दो नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं, या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्जेस हो सकता है। क्लियर है? ठीक, ये सेम चार्जेस हैं। अगर सेम चार्जेस होंगे तो क्या लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्लियर है? और अगर दो चार्जेस अपोजिट होंगे तो क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? इनके बीच का सेपरेशन कितना है? मान लिया आर। कितना सेपरेशन है? आर। ठीक, जब दो चार्जेस होते हैं Q1 Q2 सेम चार्जेस होंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है। अब जब दो अपोजिट चार्जेस होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ बोलता है कि जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो इनके बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, फिर से समझ लिए। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि दो चार्जेस होने चाहिए, सेम चार्जेस भी हो सकते हैं या अपोजिट चार्जेस भी हो सकते हैं। सेम चार्जेस होंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, अपोजिट चार्जेस होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक, दोनों चार्जेस से जो होनी चाहिए, ये जो चार्जेस होने चाहिए ये पॉइंट साइज के होने चाहिए। कंडीशन होती है बेटा कि ये पॉइंट चार्जेस होने चाहिए आपके। कूलम्ब्स लॉ उसी के लिए वैलिड होता है। ठीक, जब मैं इसको कंबाइन कर दूंगा तो कंबाइन करने पे क्या आ जाएगा? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे एक कांस्टेंट लगेगा। क्या लगेगा? कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इस कांस्टेंट की वैल्यू याद रखना। अगर मीडियम दो चार्जेस के बीच में अगर एयर भरा है तो C की वैल्यू जो होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल भरा हुआ है दो चार्जेस के बीच में तब क्या होगा सर? तब ये होगा बेटा, जो C की वैल्यू लोगे वो लोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन। जो एप्सिलॉन होता है इसकी वैल्यू रखेंगे, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है, सॉरी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम जो होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू के। क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट इंटू के। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ एयर। ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम या एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। के क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अगर मैं इसके लिए एयर के लिए फॉर्मूला देखूंगा, फॉर एयर के लिए तो फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन के आर स्क्वायर। ये होगा एयर के लिए। और अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में C की वैल्यू क्या डाल दूंगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डाल दूंगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मीडियम के लिए बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्लियर है? आई होप आपको दिख रहा होगा, क्लियर है। ठीक है, जहाँ बेटा के क्या होता है, ये जो के होता है ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होता है के? रिलेटिव परमिटिविटी। के होता है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, या इसे कह सकते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं बेटा इसे। क्लियर है? अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूं, देखो F इक्वल टू हो जाएगा, F इक्वल टू यही वैल्यू अगर मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूँ? यहाँ पे देखो ये रख सकता हूँ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसकी जगह F नॉट। तो यहाँ पे रख सकते हो F इक्वल टू हो जाएगा ये F नॉट और ये डिनोमिनेटर में क्या बचा? K। ठीक है, ये जो K होता है इसकी वैल्यू याद रखना 1 होती है
किसके लिए? एयर के लिए। के की वैल्यू याद रखना 80 होती है, किसके लिए? पानी के लिए। और के की वैल्यू याद रखना इन्फिनिटी होती है, किसके लिए? मेटल्स के लिए, या कोई कंडक्टिंग मीडियम के लिए, फॉर मेटल्स के लिए कह सकते हो, या कंडक्टिंग मीडियम के लिए बोल सकते हो। के की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। अगर यहाँ के की वैल्यू इन्फिनिटी मेटल के लिए डालोगे तो मीडियम में लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? 0। अगर एयर के लिए देखोगे के की वैल्यू 1 डालोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा। और के की वैल्यू 80 डाल दोगे तो फोर्स कितना घट जाएगा? मीडियम में 80 गुना घट जाएगा। अगर के की वैल्यू पानी के लिए डालोगे, अगर दो चार्जेस के बीच में अगर हम पानी डाल दें तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो घट के कितना हो जाएगा? 10 गुना, मतलब 80 गुना घट जाएगा। कितना घट जाएगा? 80 गुना। अगर मान लो एयर में फोर्स की वैल्यू 800 न्यूटन है और हम के की वैल्यू यहाँ पे 80 रख देंगे तो फोर्स कितना आएगा? 10 न्यूटन। तो इसका मतलब 80 गुना फोर्स घटा दिया, नहीं घटा दिया? जो एयर में फोर्स की वैल्यू थी 800 न्यूटन, वो मीडियम में अगर हम पानी में रखें दो चार्जेस को तो अब क्या हो जाएगी? फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन आएगी हमारी, मतलब 80 गुना घट जाएगी वैल्यू। ठीक है बेटा? कितनी गुना घट जाएगी? 80 गुना डिक्रीज हो जाएगी। सर कैसे सर? एग्जाम्पल दीजिए सर। तो देखो बेटा एग्जाम्पल ये है, अगर मान लो एयर में इसकी वैल्यू है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 800 न्यूटन, और अगर दो चार्जेस को हमने किस में रख दिया? पानी में। तो पानी में रख दोगे तो F इक्वल टू F नॉट होता है बाई के की वैल्यू पानी के लिए कितनी होगी? 80। तो ये काटोगे तो कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन। तो मतलब फोर्स 10 रह जाएगा। ठीक है? 80 गुना घट गया ना फोर्स, कितना रह गया? 10 रुपये। ठीक, तो ये बेसिक था। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं बेटा, वो देख लेते हैं, न्यूमेरिकल्स जो NCERT के हैं। ठीक है, देखिए चलिए समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखो वही करना है, दो चार्जेस हैं Q1 Q2, क्लियर है? इनके बीच की दूरी बेटा R है। ठीक, इनके बीच में लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक, अगर दो अपोजिट चार्जेस हैं तो लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ होता है C Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एयर होगा अगर दो चार्जेस के बीच में, अगर इन यहाँ पे एयर रखी हुई है तो C की वैल्यू होती है 1/4πε0, जहाँ ε0 क्या होती है बेटा? याद रखना, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। क्या है ये? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। के क्या है? के या एप्सिलॉन आर भी ले सकते हैं इसे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, लिख लेना, रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। ठीक है? ठीक, इस 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है, पहले तो ε0 की वैल्यू लिख लो, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। ठीक है, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर यूनिट होगी इसकी। ठीक, और 1/4πε0 की वैल्यू अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख लीजिएगा ऊपर, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है, ये याद रखना है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली वैल्यू है, आपके सवालों में सबसे ज़्यादा ये यूज़ होगी। ठीक है, दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ जो सवालों में यूज़ होने वाली है सबसे ज़्यादा, वो क्या है? वो है, देखो बेटा, माइक्रो कूलम्ब कभी भी दे रखा हो तो याद रखना है आपको 10⁻6 कूलम्ब लिखना है। कभी भी नैनो कूलम्ब दे रखा हो तो याद रखना है 10⁻9 लिखना है। कभी भी अगर मिली कूलम्ब दे रखा है तो याद रखना है 10⁻3 कूलम्ब रखना है। ये चीज़ें भी याद रखना, चार्ज के संग एसोसिएटेड होंगी ये चीज़। ठीक है, चार्ज के संग जुड़ी हुई होंगी कि भैया चार्ज जो है माइक्रो कूलम्ब में या नैनो कूलम्ब में या मिली कूलम्ब में, तो उस समय इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है भाई, चलिए सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, NCERT के न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ बेटा, पहले मैंने टॉपिक समझा दिया है, इस टॉपिक पर बेस्ड ही सवाल हैं। ठीक, जो मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ छाट के, कि जो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कूलम्ब्स लॉ पे जो हैं वो कौन कौन से हैं वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन कह रहा है दो चार्जेस हैं, एक पे चार्ज है 2 इंटू 10⁻7 कूलम्ब, दूसरे पे चार्ज है 3 इंटू 10⁻7 कूलम्ब, और इनके बीच की जो सेपरेशन है वो है 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, NCERT का क्वेश्चन है ये। ठीक है, दो स्मॉल चार्ज स्फीयर होंगे, तो बताइए इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा? दो सेम चार्जेस हैं तो अभी बताया था, दो सेम चार्जेस के बीच में क्या लगता है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। कैसे निकालेंगे सर? F बराबर होता है फॉर्मूला 1/4πε0
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होगी अभी बताई थी, 9 इंटू 10 का 9। Q1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, 2 इंटू 10 का माइनस 7। Q2 की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 का माइनस 7। और उनके बीच की जो दूरी है कितनी है, 30 सेंटीमीटर, मतलब 30 इंटू 30। और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा, 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो कितना हो जाएगा ये, इंटू 10 की पावर माइनस के 4, क्योंकि जो है 10 के माइनस 2 लिखोगे है ना, फिर 10 के माइनस 2 लिखना पड़ेगा। तो 10 के माइनस 2 इंटू 10 के माइनस 2, 10 के माइनस 4 हो गया। क्लियर। तो देखिए यहाँ से कट जाएगा ये, देखिए 3 से ये 3 कट गया 10 बार, ये भी कट गया, देखिए 3 से 3 3 जा 9। तो बताइए फोर्स कितना आया बेटा, 3 2 जा 6, कितना बचा, 3 2 जा 6 इंटू कितना हो गया ये हो गया आपका 10 की पावर 9 इंटू 10 का माइनस 14 इंटू 10 की पावर ये हो गया माइनस 2, ऊपर जाएगा प्लस 2 हो जाएगा बेटा, ये 100 है, 100 इंटू 10 का माइनस 4, 10 का माइनस 2 डिनोमीटर में न्यूमरेटर में जाएगा तो 10 का प्लस 2 हो गया। तो ये फोर्स कितना आ गया, 6 इंटू ये देखिए 9 और 2 11, ठीक है। तो ये आएगा 10 की पावर माइनस के 3, कितना आ गया, इतने न्यूटन आ गया। तो ये आ जाएगा आंसर 0.006 न्यूटन, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 0.006 न्यूटन फोर्स आ जाएगा। तो ये तो था पहले का आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आप अपनी बुक देखती है, बुक खोल लीजिए, बुक खोलते जाइए और टैली करते जाइए, यही क्वेश्चन है, यही फिगर है, सारी न्यूमेरिकल्स वैल्यू भी यही दे रखी है क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक मिनट, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जब तक पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर्स दे रखे हैं, फिर से एक पे चार्ज दे रखा है 0.4 माइक्रोकूलम, दूसरे पे चार्ज दे रखा है, अपोजिट चार्ज दे रखा है माइनस के 0.8 माइक्रोकूलम, ठीक। और दोनों पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ही, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में लगने वाला वो क्वेश्चन में गिवन है 0.2 न्यूटन है। तो बताना है इनके बीच का सेपरेशन कितना होगा, आर बताना है पहले तो सबसे पहले तो आर निकाल लेते हैं भैया। कैसे निकालेंगे जी, ठीक। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग ही रहा है, ये देखो, ये मान लो ये जो है स्मॉल चार्ज स्फीयर 1 है, ये 2 है, तो ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा फोर्स ऑन 1 पर बाई 2 के द्वारा, ये लगेगा फोर्स ऑन 2 पे बाई 1 के द्वारा, मतलब ये इसको खींचेगा और ये इसको खींचेगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा भाई, वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू, फोर्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, 0.2 न्यूटन। ये होता है 9 इंटू 10 का 9। Q1 की वैल्यू कितनी है, 0.4 माइक्रोकूलम, मैंने बताया था 10 का माइनस 6 होता है। Q2 की वैल्यू कितनी है, 0.8 माइक्रोकूलम, तो 0.8 इंटू 10 का माइनस 6 हो गया। बेटा इनके बीच की दूरी कितनी है पता नहीं, वो निकालनी थी आपको, ठीक है। जरा देख लें सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है बेटा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब आर स्क्वायर अगर हम देखें, यहाँ से आर स्क्वायर ले जाएं इधर और 0.2 ले जाइए नीचे, तो 9 इंटू 10 का 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 10 का 6 कितना होगा, 10 का 12, ये कितना हो गया बेटा, देखिए 0.4 इंटू 0.8 अपॉन ये आ गया 0.2, ठीक है। क्या करेंगे सर, देखिए पॉइंट से तो पॉइंट उड़ा दीजिए, 2 से 1 काट दिए, 2 दूनी 4, इसका पॉइंट हटा के नीचे लगा लिए 10, ठीक है। सॉल्व करिए इसे, कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा इंटू 8 2 जा 16 इंटू 10 का 9 है ऊपर, ठीक है, ये ऊपर और जाएगा 10 का माइनस 13 आएगा, ठीक है। 13 में से 9 गया, कितना बचा 4, और वो भी किसके बचे -4, ठीक है। कैसे सर, ये देखिए नीचे का 10 का 1 है, ये ऊपर जाएगा तो 10 का माइनस 13 हो जाएगा, -13 में से +9 जाएंगे तो कितना बचेगा -4, ठीक है जी, क्लियर है। तो आर की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, यहाँ से आर की वैल्यू करिए, स्क्वायर रूट करेंगे, 9 का कितना आएगा 3, 16 का 4, 10 की पावर -4 का 10 का -2, तो कितना हो गया 12 इंटू 10 का -2 मीटर। अगर सेंटीमीटर में बदल देंगे तो वहाँ आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये यही क्वेश्चन में पूछा भी था। दूसरा पूछा है क्या फोर्स लगेगा सेकंड स्फीयर पे फर्स्ट की वजह से। तो बच्चों जब फर्स्ट पे ही फोर्स 0.2 न्यूटन लग रहा है तो सेकंड पे भी 0.2 न्यूटन लगेगा, बस सिंपल है। फोर्स ऑन सेकंड पे पूछा है बाई 1 के द्वारा, जब फोर्स
1 पे जो है 2 के द्वारा 0.2 न्यूटन का लग रहा है, तो वही फोर्स सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ही तो लगेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। आपको पता होगा कि जितना फोर्स ये वाली जो अगर स्मॉल चार्ज स्फीयर है ये इस पे लगाएगा, जितना फोर्स ये भी उस पर उतना ही फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो सेकंड का भी आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन अपना बुक में आप लोगों के दे रखा है, पहले 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग, आई होप आप लोगों के समझ में आए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए। ये चेक करना है कि ये ke² अपॉन GME/MP ये क्या इनका जो रेशो है डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस है, ये चेक करना है। तो कैसे करेंगे जी? देखो तुम्हें पता है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन अगर है, ये एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। इनके बीच की दूरी कितनी है? मान लो कोई दूरी है r। ठीक, अब इनके बीच में लगेगा क्या भाई? एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होने वाला है इनके बीच में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या होगा? F बराबर कि K, भाई K क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, Q1 E है, Q2 E है, और इनके बीच की दूरी r² है। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये जो G आता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स में आता है, तो तुम्हें पता है उसके लिए मासेस होनी चाहिए। एक है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक है मास ऑफ प्रोटॉन, और इनके बीच का दूरी कितनी है? r। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा? Fg बताइए। Gm1m2 अपॉन r² होगा भाई। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हुआ? Fg लिख लो, Gm1m2 अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है? r²। चलिए अब इसका डिवाइड मार दीजिए। डिवाइड मारेंगे तो Fe अपॉन Fg करेंगे जाओ, तो बच्चों कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा ke² अपॉन r² से r² कट जाएगा, Gme/MP आ जाएगा। अब ये देखो दोनों ही रेशो हैं फोर्स के। जब फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है? mlt-2, और इस फोर्स की भी डायमेंशन क्या होगी? mlt-2। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इसका डिवीजन कर दूंगा तो ये तो कट गए ना, और ये क्या हो गई? डायमेंशनलेस नहीं हो गई। तो जो इनका रेशो है वो बेसिकली डायमेंशनलेस प्रूफ नहीं हो गया भाई। 2 फोर्स हैं, सेम फोर्स का रेशो डायमेंशनलेस ही तो होगा, बोलो। ठीक, अब कहेगा कि सर वैल्यू बता दो, तो वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे Fe और Fg की। कैसे निकलेगी? K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर, और G की वैल्यू होती है बेटा 6.67 × 10⁻11। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31। प्रोटॉन का मास होता है कितना? 1.67 × 10⁻27। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो इसका जो रेशो है बेटा सॉल्व करने के बाद वो आएगा 2.287। कितना आएगा? 2.287 × 10⁻39। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, ह्यूज है ग्रेविटेशनल फोर्स से। सही है ना? यहाँ पर देख सकते हैं Fg का जब इधर ले जाओगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा Fg का, तो इसका मतलब इतने गुना ज़्यादा है। कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कितने गुना ज़्यादा है? 39 टाइम्स ज़्यादा है। कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपेरिजन में क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना? और कितना ज़्यादा होता है? वो उतना ज़्यादा होता है। ठीक है, 10 के बाद 39 टाइम्स ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपेरिजन में। ठीक है बेटा, तो यही चीज़ें पूछी थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सिंपल क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के बेटा, इससे प्रैक्टिस कर लोगे काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। आजकल पेपर जो है कॉम्पिटिटिव बेस्ड बनना है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है ना? ठीक, तो इसलिए सवालों की प्रैक्टिस हम लोगों को क्या करनी है? ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। क्या करनी है? हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लिए। कह रहा है एक स्क्वायर है। सर दिख नहीं रहा? बिल्कुल सर, इंक नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा। चलिए इंक डाल ही लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में तो आई गई होंगी चीज़ें। कूलम्ब्स लॉ बताइए क्या होता है? सर हम कैसे बता देंगे, ना तो आप ऑनलाइन हो ना कुछ। बिल्कुल सही बात है आपकी, रिकॉर्डेड हो रही है वीडियो, तो हम ही बता देते हैं भाई, हमारी जिम्मेदारी है। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है,
के क्या है सर, 1/4πε0 इसकी वैल्यू होती है जो हम लेके चलते हैं, ठीक है। के क्या है, कांस्टेंट होता है। जैसे वहाँ पे दो चार्जेस थे, दो चार्जेस के भी लिए कांस्टेंट आया 1/4πε0। जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ते थे तो वहाँ कांस्टेंट की जगह क्या हटाते थे, लिखते थे जी, लगते थे तो F बराबर G m1m2/r²। ठीक, चलिए इंक डल गई है, दोबारा से इसी पे आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है बेटा 6 NCERT का, आप अपनी बुक में देखिए। ठीक, क्वेश्चन में है, देखिए यहाँ पर ये जो है स्क्वायर है, ये थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूँ, आप लोगों को देखने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। ठीक, एक तो वैसे भी हम साधारण बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं और वो भी बच्चों को क्लियर ना दिखें तो फिर कैसे काम चलेगा, क्यों जी। चलिए, ए पर चार्ज दे रखा है बेटा कितना, 2 माइक्रोकूलम। बी पर चार्ज दे रखा है कितना, -5 माइक्रोकूलम। और सी पर चार्ज कितना दे रखा है बच्चों, 2 माइक्रोकूलम। और डी पर चार्ज कितना दे रखा है, डी पर चार्ज दे रखा है -5 माइक्रोकूलम दे रखा है, ठीक है। और पूछा है सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पर नेट फोर्स बताना है आपको। सेंटर पे कितना चार्ज रखा हुआ है, 1 माइक्रोकूलम का, ठीक। तो बताइए क्या फोर्स लगेगा। देखो जाहिर सी बात है बच्चा, जो ये चार्जेस है ये पॉजिटिव चार्ज है भाई, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन तो लगना है ए के द्वारा। ऐसे बी वाले पे देखो बेटा, बी के द्वारा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ही लगेगा बी के द्वारा, ठीक। दूसरा देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा ही लगेगा इधर FC। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ही लगेगा, ये हो गया FD। अब देखो बेटा, ये FB जो है इसका इधर का मैग्नीट्यूड और इसके इधर का मैग्नीट्यूड देख रहे हो, ये -5 है और इधर 1 है, इधर भी -5 है। तो और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो लगभग बराबर होगी, ठीक है। क्लियर है ना, ये डिस्टेंस भी आपको क्वेश्चंस में गिवन होगी, क्लियर। ये वैल्यू आपको शायद आई होप क्वेश्चंस में गिवन होगी, ठीक है ना। कितने सेंटीमीटर है क्वेश्चन में देख सकते हैं आप। एक्चुअली थोड़ा सा मेरे क्वेश्चंस में मैंने उसकी वैल्यू लिख नहीं पाया हूँ, वैसे मैं आपको समझा देता हूँ। कोई भी वैल्यू मान लो, चलो 1 सेंटीमीटर का मान लो, 1 सेंटीमीटर मान लो, दोनों तरफ 1 सेंटीमीटर मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आप समझ सकते हो, ये 1 है, ये 1 है, तो ये पूरी √2 हो जाएगी। जब ये √2 हो जाएगी तो उसका आधा कितना होगा, बोलो 1/√2 हो जाएगा भाई। √2/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/√2 ही तो आएगा। तो ये 1/√2, ये 1/√2 हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस समझ में आ रही है, बराबर है FB बराबर FD के मैग्नीट्यूड वाइज। देख लो क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 1/4πε0 Q1 Q2। Q1 कितना है, बोलो 5 × 10⁻⁶ इंटू इसकी ये वाला चार्ज कितना है, 1 × 10⁻⁶। और बेटा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, जब ये 1 है, आप देखो पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 है, तो ये कितनी हो जाएगी, √2। और √2 का बेटा यहाँ पे सेंटर पे हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, √2/2, और ये भी हो जाएगा √2/2। और √2/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/√2। तो यहाँ से यहाँ तक 1/√2, ये 1/√2, ये 1/√2, ये 1/√2 होगी नहीं होगी। तो बताओ 1/√2 सेंटीमीटर में है तो 10⁻² का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हैं तो FB नेट फोर्स जो होगा इस डायरेक्शन में 0 होगा, क्योंकि FB - FD करोगे, क्योंकि ये जो है सेंटर से अवे है, ये भी सेंटर से अवे है, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो क्या होगा, नेट फोर्स 0। इधर भी देख लो, A इधर है, B C इधर है, ये भी देख लो, यहाँ का चार्ज, यहाँ का चार्ज, यहाँ का चार्ज, यहाँ का चार्ज सेम है भाई, 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम। अगर आप देखें कि FA बराबर FC, ये भी मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है 1/4πε0। Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है, वही 1/√2 × 10⁻² का होल स्क्वायर। तो बताओ नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा। अगर हम देखें कि नेट फोर्स, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी लगा देना यहाँ पे, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जब वो होती है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, वेक्टर FA प्लस वेक्टर FB प्लस वेक्टर FC प्लस वेक्टर FD, ऐसे ही तो करोगे, बोलो यही करोगे। तो भैया ये बताओ, तुम इस डायरेक्शन में लिख रहे हो, ये डायरेक्शन है अलोंग OC वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड तो ये हो गया FA का, FA इंटू डायरेक्शन क्या होगी OC कैप, प्लस FB किधर है, FB किधर लग रहा है, इधर आप देख रहे हैं, इधर कितना है, किधर है, प्लस FB हो गई तुम्हारा पास, इसका मैग्नीट्यूड FB इंटू इसकी डायरेक्शन OB कैप लिख सकते हैं,
बोलो कहीं प्रॉब्लम। इसी तरीके से Fc आप जब जोड़ेंगे ना तो इसको सम करने के बाद इसका आंसर आएगा 0। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो सिंपली है ये, आप यहाँ वैल्यू डाल दीजिए तो आंसर आ जाएगा ईजी, क्योंकि ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। अगर इधर पॉजिटिव लेंगे तो इधर नेगेटिव लेंगे, वो लग देंगे वैल्यू, तो ऑब्वियसली एक दूसरे से कट कटा के आंसर क्या आएगा, फाइनली 0 आएगा। करके देखिएगा, नहीं आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर दिक्कत क्यों नहीं है, दिक्कत क्यों नहीं है, हमें तो आंसर से मतलब है ना। अरे आंसर भैया ये रहा, मेन आंसर ये रहा, ठीक है। कैसे आया ये पता ही हो गया, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाया करो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा देना, आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट जो है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारे पास। ये भी कुलाम्स लॉ से रिलेटेड था, इसलिए हमने इसको क्वेश्चंस को बेसिकली क्या है कराया, ठीक है। चलिए पूरा समझाया प्रॉपर तरीके से मेरे भाई, है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बेसिकली आपको पहले कंसेप्ट बता देते हैं। वो है जब दो अगर सबस्टेंस हैं उनको रब करते हैं तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आता था, एक पे नेगेटिव चार्ज आता था। और मैंने बताया था इस जब कभी भी कोई बॉडी चार्ज होती है तो वो बॉडी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से होती है। इसी को प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर कोई बॉडी पर चार्ज आ रहा है, कौन आ रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इलेक्ट्रिफिकेशन होता है। जब कोई बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो बॉडी कैसी चार्ज होती है, नेगेटिवली चार्ज्ड। और अगर कोई बॉडी पर इलेक्ट्रॉन इससे लूज होते हैं तो वो बॉडी कैसी चार्ज हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, सही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो नेगेटिवली चार्ज हो गई, और अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो वो बॉडी कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ठीक है। ये कंसेप्ट था। अब जो है इस पर जो चार्ज आता है बॉडी पर वो आता है प्लस माइनस एनी। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है सर कि इलेक्ट्रॉन, बॉडी कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, बॉडी लूज इलेक्ट्रॉन्स। माइनस का मतलब क्या है, बॉडी गेन इलेक्ट्रॉन्स, बॉडी इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, गेन कर रही है, तब नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट का यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि मैंने वैसे करा चुका हूँ, ठीक है। लेकिन फिर अरे सर कहाँ कराया है, हाँ बेटा सॉरी ना, कहीं नहीं कराया यार, ठीक है। ले देखिए क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक पॉलीथीन है, एक पॉलीथीन है, इसको रब किया गया किससे, वूल से। पॉलीथीन को रब किया गया वूल से, तो पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज आया। वो नेगेटिव चार्ज कितना आया, वो नेगेटिव चार्ज कितना आया, अरे सर नेगेटिव चार्ज क्वेश्चन में गिवन है, बताओ 3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलम है, सही है। तो बताइए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्यू की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और पॉलीथीन नेगेटिवली चार्ज हुई है तो क्यू बराबर होता है एन ई। तो क्यू की वैल्यू दे रखी है माइनस के 3.2 इंटू 10⁻⁷। चूंकि बॉडी नेगेटिवली चार्ज हुई है तो माइनस लग जाएगा, एन इंटू ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹, तो माइनस से माइनस काट दो, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.2 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹, काटो, 2 बार तो ये कट गया बच्चों। सर फिर से आपकी इंक जो है कम हो गई है, हमें कम दिख रहा है, अभी रुको बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो -19 क्या हो जाएगा, +19 क्या हो जाएगा, +19। कितना आ जाएगा एन की वैल्यू, एन की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी 12। इतने इलेक्ट्रॉन्स पहुँचेंगे किस पे, पॉलीथीन पे। पॉलीथीन नेगेटिवली चार्ज हुई है। अब ये पूछ रहा है कि एन की वैल्यू तो आपने निकाली, क्या मास भी ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम वूल से पॉलीथीन। तो बच्चों एक बात बताओ, जो है 1 मिनट, बड़ा इंक जल्दी जल्दी चली जाती हैं सर व्यवस्था करिए, ढंग से इंक लाइए, बिल्कुल 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 बेटे, ठीक है, परेशान मत होइए, ठीक। कल से 2 या 3 में इंक प्रॉपर फिल करके रखा करेंगे, ठीक है। बस आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए आप लोग, ठीक है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, ठीक। बस आप लोगों का प्यार चाहते हैं, इसी वजह से हम लोग आप लोगों के लिए कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से सिंपल चीज़ों करके किस तरीके से पढ़ाया जाए, ठीक है। देखिए समझिए, ये जो बॉडी है ये चार्ज हुई, पॉलीथीन चार्ज हुई, नेगेटिवली चार्ज हुई, क्यों हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आए। कितने नंबर आए, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई, 2 इंटू
10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए जो इस पॉलीथिन पे आए। तो ये पूछा है क्या मास ट्रांसफर होगा। अब बताओ एक इलेक्ट्रॉन आता अगर इस पे तो वो कितना मास लेके आता, 9.1 × 10⁻31 kg लेके आता। और इतने इलेक्ट्रॉन कितना मास लेके आएंगे भैया, 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं किस पे, पॉलीथिन पे। तो कितना मास लेके आएंगे, मान लो m, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, m की वैल्यू आएगी 2 × 10⁻12 × 9.1 × 10⁻31। तो सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18। तो ये हो गया 18.2 × 10⁻31 में से 12 घटा दो, कितना हो गया, कितना हो गया, ये हो गया 19। कितना हो गया 19। तो ये हो गया इतना, इतने kg आ गया। क्लियर है, इतना मास आपके पास आ गया। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। अब वो है क्वेश्चंस बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड पर। अरे सर मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं याद करके बैठा नहीं हूँ। कोई बात नहीं, इसकी भी हमारी जिम्मेदारी है बेटा, चिंता मत करो आप, ठीक है, बस चैनल से जुड़े रहना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझा दी सर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। अरे 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 सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे भाई क्या होता है वो समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं। यस सर, ये तो पता था, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं। कैसे, अरे सर ई तो पहले ही आ रहा है ना। अरे अरे ठीक है, सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर मान लो कोई सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज, ठीक, वो सोर्स चार्ज अपने चारों ओर फील्ड बनाएगा। उस फील्ड में अगर कोई टेस्ट चार्ज रख दिया जाए तो ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, ठीक है, क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ठीक। तो आपको ये भी याद रखना है कि जब कभी कोई टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर लग रहा है, ठीक है, क्लियर है। अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है और वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उस पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उस पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। ये बस आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू याद रखनी है बेटा क्या होती है। तो देखो ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से, कोई भी अगर मान लो सोर्स चार्ज है, उससे r दूरी पर अगर कोई पॉइंट P है, इस पर अगर मैं टेस्ट चार्ज रख दूं तो इस सोर्स चार्ज की वजह से ये चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर होती है, ये तो पता ही होगा। और जब भी कभी कोई टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव ही है। तो मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आएगा, ये तो आपको पता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² आता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी पता है क्या होता है, F/Q0। तो वहाँ से अगर F की वैल्यू रख दूँ 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², और डिनोमीटर में क्या है Q0 से Q0 कट गया, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है 1/4πε0 Q अपॉन r²। ये याद रखना है बस आपको। आपको सोर्स चार्ज चाहिए क्योंकि Q0 तो क्या है, टेस्ट चार्ज है, और वो कैसा है, इंडिपेंडेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट है टेस्ट चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं कर रहा। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल और केवल सोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। जो मेरा ये सोर्स चार्ज है, क्या है ये सोर्स चार्ज है, केवल और केवल इस पे डिपेंड कर रहा है, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 वही कंसेप्ट इस जो मैंने अभी समझाया इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। देखिए चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको A और B। A और B, A पर चार्ज दे रखा है QA प्लस के 3 माइक्रोकुलम, और B पे चार्ज दे रखा है माइनस के 3 माइक्रोकुलम, ठीक है बेटा। उसके बाद एक मिड पॉइंट है इनके बीच में O, ये दोनों के बीच पॉइंट A और B के बीच का सेपरेशन दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए O पर कितना होगा। तो मेरे भाई देखो ये चार्ज पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर की ओर। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट O पर कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है O पर। देखो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होगा, और नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसी की ओर होगा, तो ये होगा EB, क्लियर है। तो चलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में।
बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ओ पर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बेटा ओ पर वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए प्लस ई बी। ठीक है, तो बताओ ई ए कितना है ना, ई ए था सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻⁶, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻² का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, प्लस ई बी कितना है इस डायरेक्शन में, फॉर्मूला क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कितना है यहाँ पर भी 3 इंटू 10⁻⁶ लिखेंगे, अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर कर देंगे। तो बेटा देखो 2 टाइम्स लिख सकता हूँ, 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 10 10 या 100 इंटू 10 के पावर -4 हो गया। सॉल्व कर लीजिए कितना आ गया बेटा, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, तो 54 इंटू 9 में से 6 गया 3, ठीक है, और ये ऊपर आएगा +2 कितना हो जाएगा 10⁻5 हो जाएगा, तो 55 और इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा। ठीक है, तो बच्चों यही क्वेश्चंस था जो पूछा था आपसे। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि फोर्स क्या लगेगा जब हम अगर इसके सेंटर पे जो चार्ज है वो 1.5 इंटू 10⁻9 कूलम रख दें। तो देखिए ओ पॉइंट पर अगर आप देखें बच्चों, देखो ओ पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई, जो ओ पर आई है वो आई है ये 54 इंटू 10⁻5 कूलम, और इस सेंटर पे कितना चार्ज रख दिया जाए क्वेश्चन में गिवन है कितना 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम का, -9 कूलम का। अब मुझे बताओ फोर्स कितना लगेगा। अब फोर्स जो लगेगा जब कभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रख दिए तो उस पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी Q इंटू ई, तो Q की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10⁻⁹ इंटू ई की वैल्यू कितनी है 54 इंटू 10⁻5। सॉल्व कर लीजिएगा, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में फोर्स की वैल्यू आएगी 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस हैं बेसिकली किस पे, कूलम्स लॉ से रिलेटेड, जो आपकी नई बुक्स में दे रखे हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड पर। ठीक, अब इससे आगे जो क्वेश्चंस हैं वो फ्लक्स पे हैं। तो बेसिकली अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जो बात करूँगा ना वो बेसिकली उसमें फ्लक्स के बारे में, पहले तो फ्लक्स क्या होता है वो समझेंगे, गॉस लॉ से उसका फॉर्मूला समझेंगे कि बेटा गॉस लॉ कहती क्या है, और गॉस लॉ से रिलेटेड जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का Q/ε0 वो कैसे आया, और उसका यूज़ करके हम कई सारे क्वेश्चंस हैं NCERT में वो सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, तो अभी तो इतना ही था बेसिकली। ठीक है, आई होप आपको वीडियोस पसंद आई होगी। इसमें मैंने आपको पहले जो है थ्योरी बताई, थ्योरी के बाद उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं मैंने वो कराए, क्योंकि जब हम उसके बारे में जान लेंगे ना तब हम जो है इजीली सवाल कर सकते हैं। तो मैंने क्या है मोस्टली वीडियोस यूट्यूब पे भी डली रहती हैं, है ना, वहाँ खाली डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स पे पहुँचते हैं हम, थ्योरी उस वाले पोर्शन में लगाते हैं, वो थ्योरी वाले पोर्शन में। तो मैं क्या है कि न्यूमेरिकल चाहता हूँ बच्चों को कराना, लेकिन न्यूमेरिकल्स कराने के पीछे उसकी क्या थ्योरी है, वहाँ से क्या कंसेप्ट निकल के आ रहा है, क्या फॉर्मूला निकल के आ रहा है, कहाँ से वो फॉर्मूला आया, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा यहाँ की संगी संग हो और उससे रिलेटेड सवाल करें तो बहुत मज़ा आता है। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, इसी तरीके से मेरे चैनल से बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आपके अमन सर, इसी तरीके की कुछ वीडियोस मैं आपके लिए रेगुलरली लेके आता रहूँगा। ठीक है ना, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।